Hey everyone, this is Rupali and welcome to BEd Learners. तो गाइस आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेशन है आज का BEd लर्नर्स पर। इससे पहले मैं आप लोगों को EVS के काफ़ी MCQs करा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व करा चुकी हूँ कल के सेशन के अंदर, और बाकी सेशन आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एस्पायरिंग टीचर्स पर अवेलेबल हैं। क्लियर? कुछ 7 to 8 सेशंस हैं, आप एस्पायरिंग टीचर्स पर आप देख सकते हो, इसके 7 to 8 सेशंस को MCQ गो थ्रू कर सकते हो। बाकी ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं आज के, जो मैंने कुछ आपके लिए कुछ मटेरियल निकाला है, तो आप देख सकते हो 10 क्वेश्चंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे, तो इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगा रही हूँ तो आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हो लाइक करके, शेयर करके। क्लियर? देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। गाइडेंस कैन बी कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज, गाइडेंस को आप प्रोसेस क्यों बोलते हो? तो ये इंग्लिश में ही है, अभी मैंने हिंदी में नहीं निकाला है, तो इंग्लिश वाले, आप हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो उसे सुन लीजिए, मैं इसको बता रही हूँ आपको साथ साथ। देखिए, गाइडेंस को प्रोसेस, एक प्रक्रिया क्यों बोलते हैं, यहाँ पर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ये जो गाइडेंस है ये एक पूरा प्रोसेस है, जो आपको पहले आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफाइन करता है, आपके चॉइसेस को आइडेंटिफाई करता है, आपके लिए कुछ गोल्स को सेट करता है, फिर प्लान्स बनाता है, देन फाइनल गोल तक वो पहुंचता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से गाइडेंस को एक प्रोसेस बोला जाता है। बाकी यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होता है, बट यहाँ पर पूछा गया था कि ये प्रोसेस क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड्स द, जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस है वो क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं? सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस एक्टिविटीज़, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस एक्टिविटीज़, या फिलोसफिकल या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो देखिए, आपका जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं आपको फिलोसफिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी गाइडेंस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाओ। तो यहाँ पर फिलोसफिकल क्या होता है आपका, यहाँ पर कुछ फिलॉसफी कुछ रिलेटेड होती हैं आपकी, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस होते हैं वो आपके फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं, उन पर आधार होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। देखिए, आपकी जो बुक है उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का दिया है, मैंने गाइडेंस के साथ 1-2 सेशन लाइव लिए हुए हैं अपने एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर, तो आप उनको पूरा सुनिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरे आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं उस समय इतने MCQs नहीं प्रिपेयर कर पाई थी, तो आप उनको सुनिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी उनसे। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और उनके प्रिंसिपल से रिगार्डिंग। तो प्रिंसिपल जो होते हैं उससे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गाइडेंस कैन टेक द हेल्प ऑफ टेस्ट फॉर इफेक्टिवनेस, ये हमने किया था कल ही क्वेश्चन। जो गाइडेंस के टेस्ट होते हैं आपके, वो आपको एक इफेक्टिवनेस के लिए पहुँचाते हैं, आपको बताते हैं कि कितना आपकी जो गाइडेंस है वो इफेक्टिव है। देयर इज नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन गाइडेंस, बिल्कुल स्कोप है इंडिविजुअल डिफरेंस का, क्योंकि हर एक बच्चा सिमिलर नहीं होता है, तो उसको जानना गाइडेंस का एक स्कोप होता है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग थ्योरी ड्यूरिंग द फैंटेसी स्टेज, यहाँ पर गिन्सबर्ग थ्योरी के बारे में पूछा है आपका। Children primarily engage in playful acts and stimulating occupation. Children start becoming aware of his likes and dislikes. या children start paying attention towards its capacities. या children commit to one chosen direction. देखिए, गिन्सबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बच्चे हैं वो पहले एंगेज रहते हैं अपने प्लेफुल एक्ट्स के अंदर, फिर अपने यहाँ पर एंड स्टिमुलेटिंग ऑक्यूपेशन,
तो देखिए आप जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, पहले यहाँ पर कोई डॉक्टर सेट खेलता है, कोई यहाँ पे जो बच्चे लड़कियाँ होती हैं वो किचन सेट खेलती हैं, डॉक्टर खेलती हैं यहाँ पर, तो फैमिली ऐसे एक प्लेफुल एक्ट होता है और वही उन्हें यहाँ पर ऑक्यूपेशन की तरह वो उनका ऑक्यूपेशन डिसाइड करता है, जैसे कि वो एक रोल प्ले कर रहे हैं अपने ऑक्यूपेशन का कि वो फ्यूचर में जाके क्या बनेंगे। तो यहाँ पर ये फैंटेसी स्टेज होती है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है आप लोगों का, इन विच स्टेज ऑफ गिंसबर्ग थ्योरी ऑफ वोकेशनल चॉइस आर एडोलेसेंट चिल्ड्रन एबल टू बेटर फोकस ऑन एंड रिकॉग्नाइज वर्क रिक्वायरमेंट्स। देखिए वोकेशनल चॉइसेस क्या होती हैं आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था एकेडमिक से अलग जो होती हैं आपके ऑक्यूपेशंस, लाइक आपका हो गया डांस हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपके काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। क्लियर, तो ये वोकेशन के अंदर आ जाती हैं, तो उसमें कौन सी स्टेज में, गिंसबर्ग की कौन सी स्टेज के अंदर ये चीज़ बोली गई है, तो उसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टेंटेटिव चॉइस स्टेज। यहाँ पर बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट स्टेज में वो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसका हम बी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, in which stage of Ginsburg theory of vocational choice the individual will develop personal values and begin to zero in on his optimal career choice। तो यहाँ पर क्या बोला है, गिंसबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वोकेशनल चॉइस होती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल वो डेवलप करता है पर्सनल वैल्यूज़ को एंड बिगिन टू ज़ीरो इन हिज ऑप्टिमल करियर चॉइस। तो यहाँ पर देखिए वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है अपना ऑप्टिमल करियर एंड यहाँ पर अपना वो इंडिविजुअल जो होता है पर्सनल वैल्यूज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, पर्सनल वैल्यूज़ को। क्लियर, तो यहाँ पर ये चीज़ बोली है, तो वो कौन से स्टेज में बोला है, फैंटेसी स्टेज, इंटरेस्ट स्टेज, टेंटेटिव चॉइस स्टेज या रियलिस्टिक स्टेज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, रियलिस्टिक चॉइस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7, E.G. विलियमसन वॉज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ। देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिव काउंसलिंग या डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का सी ऑप्शन, इक्लेक्टिव काउंसलिंग। आप इनके ये जो टाइप्स हैं इनको अच्छे से गो थ्रू करके ज़रूर जाइएगा, इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आप लोगों के, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके टाइप्स। नेक्स्ट देखेंगे, द वन हु सीक्स हेल्प इन अ काउंसलिंग इज कॉल्ड। देखिए जो यहाँ पर एक जिसको काउंसलिंग के अंदर हेल्प चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलर, काउंसली, कंसल्टेंट या पेशेंट। पेशेंट कौन होता है, जो आपके डॉक्टर के पास होते हैं, पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर काउंसलर कौन होता है, जो काउंसलिंग दे रहा है, यहाँ पे जो काउंसलिंग दे रहा है, और काउंसली कौन होता है, जो काउंसलिंग ले रहा है। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर पूछा गया था काउंसलिंग की हेल्प किसे चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली जो काउंसलिंग लेगा उसे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वन हु प्रोवाइड्स हेल्प इन अ काउंसलिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे पूछा है जो काउंसलिंग में आपकी हेल्प करता है, जो प्रोवाइड करता है आपको, जो देता है आपको, वो कौन होता है, काउंसलर कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन, ईजी था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपना यहाँ पर, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रोवाइड्स द आउटलेट टू एक्सप्रेस आर टैलेंट, एनर्जीज एंड हेल्प अस टू परस्यू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर क्या बोला है, कौन से टाइप का स्ट्रेस प्रोवाइड करता है आपको कि आप अपना टैलेंट को एक्सप्रेस कर सको, एनर्जीज को, एंड हेल्प करता है आपको कि अपनी हैप्पीनेस तक आप जाओ। डिस्ट्रेस, ऑस्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑस्ट्रेस, यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। बाकी तो सारे स्ट्रेस आपके नेगेटिव हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपना, इन इंडिया द डेटा रिगार्डिंग द सब्सटेंस अब्यूज इज कलेक्टेड बाय। अब यहाँ पर क्या बोला है, इंडिया के अंदर जो डेटा को कलेक्ट करते हैं सब्सटेंस अब्यूज से के रिगार्डिंग, तो वो कौन सी होती है आपकी। देखिए इन सभी के फुल फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा, WHO या फिर यूनिसेफ, NIST या POCSO। तो देखिए यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, तो यही इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ए ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। किसकी फुल फॉर्म है, NISD की। यूनिसेफ की क्या होती है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। WHO की आपको पता है, एंड इसकी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 12,
डॉक्टर एलिस ABCDE मॉडल स्टैंड्स फॉर। डॉक्टर एलिस का ABCDE मॉडल क्या स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ सिस्टम, कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्प्यूटिंग एंड न्यू इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए ऑप्शन। क्लियर? तो गाइज ये थे आपके आज के सेशन में 12 क्वेश्चंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिगार्डिंग। आपके कुछ अच्छे ही क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए यहाँ पर, और एक मैं ट्राई करती हूँ कि और सेशन में आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी मैं आपको EVS के जो मेरे कल की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंदर 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। पॉसिबल होता है इवनिंग तक तो मैं आपको और सेशन एक और प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर नहीं होता है तो बाकी आप अपनी रेस्ट बुक्स को गो थ्रू कीजिए। बाकी मैं इतना ही आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी अगर टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए।